Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 3 जुलाई 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लग्जमबर्ग को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जिसमें बात करी गई है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत, इन्होंने कर दिया है रिज़ाइन। अब जो बीजेपी के लेजिस्लेटर्स हैं वो आज मीटिंग करने वाले हैं, देन उसके बाद एक नए लीडर को इलेक्ट किया जाएगा। अब क्या है, आपको मालूम होगा इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो चीफ मिनिस्टर भी एक तरीके से हटा दिए गए थे बीजेपी लीडर्स के द्वारा। उनका कहना ये था, मैं आपको बता दूं, जो पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, और इनका है तीरथ सिंह रावत। अब जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उनको भी हटा दिया गया था, बोला यह गया था कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और आगे लेकर जाते हैं इनको इसी तरीके से तो फिर जो पार्टी का नाम वगैरह है वो सब डूब जाएगा। अब यहाँ पर फिलहाल इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और उसी की वजह से एक नए लीडर आने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मालूम नहीं है, कुछ नाम है फिलहाल, कोई पक्की इन्फॉर्मेशन इतनी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये था आर्टिकल, इसके अंदर और कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड नहीं देखने को मिलेगा, तो सिंपल सा न्यूज़ पढ़ो और इस वाले आर्टिकल को हटाओ। देन आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर हमारे डीजीपी साहब का कहना है कि देखो अभी जम्मू के अंदर जो ड्रोन अटैक हुआ है, आपको मालूम होगा ड्रोन अटैक के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। तो ये दो जगह ड्रोन अटैक देखने को मिला था, एक बिल्डिंग के ऊपर एक खुली जगह में। अब जो भी अटैक हुआ है, डीजीपी साहब का कहना यह है कि इस अटैक के पीछे हाथ किसका हो सकता है, इसके पीछे हाथ हो सकता है एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा का हाथ हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये लश्कर ए तैयबा क्या है, ये एक इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसको फाउंड किया गया था 1987 में हफीज़ सईद के द्वारा, ठीक है, अब्दुल्ला आज़म के द्वारा, जफ़र इकबाल के द्वारा ये यहाँ पर बनाया गया था। और फंड कौन देता था, फंड यहाँ पर ओसामा बिन लादेन के थ्रू यहाँ पर मिलता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, तो बोला ये गया है कि ये जो पीछे अटैक हुआ है इसके पीछे हाथ यहाँ पर ये एलईटी का हो सकता है, ऐसा हमारा डीजीपी साहब बोल रहे हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ना, ये जो चीज़ें वो यही सब बता रखी हैं क्या क्या था, ठीक है, जो ड्रोन अटैक हुआ है, क्या कहाँ पर अटैक हुआ है, किस तरीके से उसके अंदर एक्सप्लोसिव्स थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई गई है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे वापस से पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम लोग पढ़ते हैं ड्रोन के बारे में। ड्रोन एग्जैक्टली क्या होता है ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये ड्रोन जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स है डिफेंस टेक्नोलॉजी करके, आपको ये टॉपिक देखने को मिल पाएगा। अब ड्रोन क्या है, बेसिकली एक लेमैन टर्मिनोलॉजी ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, इसको आपने सुना होगा यूएवी बोला जाता है, ठीक है, मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल। मतलब कि यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता, इसको रिमोट से कंट्रोल करके उड़ाया जाता है, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर वही आपको देखने को मिलेगा, ये ड्रोन्स हैं। अब ये जो ड्रोन्स होते हैं इसके अंदर आपको 3 सबसेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक होता है एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो एक होता है ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट, तीसरा होता है मॉडल एयरक्राफ्ट। तो ये 3 टाइप्स के सबसेट देखने को मिलते हैं। अब जो ये रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट होता है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जो आप कह सकते हो रिमोट वगैरह के थ्रू यहाँ पे इसको कमांड किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, तभी उसके हिसाब से यहाँ पे उसको वर्क किया जाता है। तभी यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलाया गया ड्रोन, और इसी की वजह से यहाँ पर ये अटैक वगैरह जो हुआ था देखने को मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्रोन्स का एक अच्छा इस्तेमाल भी है और एक बुरा इस्तेमाल भी है। जैसे हर चीज़ के एक एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ड्रोन का जो इस्तेमाल है अच्छी तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग पैकेज डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है, आपको कुछ डिलीवर करना है, जैसे कि इंडिया आज के टाइम पर वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है।
एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोग जो स्प्रेइंग वगैरह, जो पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं, उसके लिए आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उनको मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फोटोग्राफी के लिए कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, पाकिस्तान की साइड से इसको अटैक के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कॉम्बैट के अलावा इसके और भी बहुत सारे यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके बारे में याद रखना है। और जो ये ड्रोन्स होते हैं, खासकर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ये आपको 5 कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। 5 कैटेगरीज के अंदर इसको बांटा गया है। लेकिन वो जो 5 कैटेगरीज के उसके आप कह सकते हो जो ये डिवाइड किया गया है उसके वेट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक होता है नैनो ड्रोन। अब नैनो ड्रोन कौन सा होता है, जिसका जो वजन है वो 250 ग्राम्स होता है या फिर उससे कम होता है। माइक्रो ड्रोन्स होते हैं जिसका वजन जो होता है वो 250 ग्राम से लेकर 2 केजी होता है। स्मॉल होते हैं 2 केजी से लेकर 25 केजी होता है। मीडियम 25 टू 150 केजी और लार्जर ग्रेटर देन 150 केजी। और जो 150 किलो से ज़्यादा का ड्रोन होता है, जो ज़्यादा वजन का होता है, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। इनफैक्ट वो कॉम्बैट यूज़ के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि यूएसए वगैरह के पास भी आपको बहुत सारे उस टाइप के ड्रोन्स देखने को मिल जाएगा, जैसे प्रीडेटर वगैरह होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें बोला गया है गुड्स एक्सपोर्ट टच रिकॉर्ड $95 बिलियन इन Q1। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो हमारा काफ़ी बड़ा है। हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो काफ़ी हद तक बेकार हो चुका था इस पैंडेमिक के टाइम पर। नाउ उसने अपनी ग्रोथ दिखाई है इस Q1 ऑफ द 2021 एंड 2022, यानी 2021-22 का जो Q1 है। Q1 कौन सा है, अप्रैल, मई और जून, जो कि अभी महीना निकला है, यही तो है ना साल 2021-22 का Q1। अब जो Q2 होगा वो आगे के 3 महीने होंगे, Q3 होगा वो उसके आगे के 3 महीने होंगे, ऐसे तो चलता है। अब यहाँ पर क्या है, अप्रैल मई जून में जो एक्सपोर्ट वगैरह क्या है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। लगभग $95 बिलियन का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है और ये 47% बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देन उसके बाद हमारा टारगेट ये है कि हम लोग $400 बिलियन तक टच कर सकें इस एक्सपोर्ट के सेक्टर में। ऐसा स्टेटमेंट दिया गया हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के द्वारा। तो इसमें आप लोग देख पाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, जो डेटा है वो ये बताता है कि इस एक्सपोर्ट सेक्शन में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। काफ़ी हद तक 47.34% से इंक्रीज़ हुआ है। पहले यहाँ पर काफ़ी हद तक हमारा ट्रेड बेकार हो चुका था। इस पैंडेमिक के टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट वगैरह कम हो चुका था, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आई है। तो उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अभी यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। क्या होगा, इसके ऊपर एक एडिटोरियल आ सकता है आने वाले टाइम पर, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, और क्या है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो यहाँ पे बात करी गई है केरला के बारे में। ये पिक्चर कितनी अच्छी लग रही है, केरलाज हाउस बोट गेट रेडी टू सेल। यानी कि ये देखो एक हाउस बोट है, मतलब ये जो बोट ऐसी है जो कि हाउस की फॉर्म में, आराम से बैठो, टूर वगैरह करो, तो वो चीज़ें चलाई जा रही हैं वापस से। देखो हो क्या रहा है, एक टाइम पे अभी ये चीज़ें बंद हो गई थी पूरी तरह से, लेकिन अभी यहाँ पर केरला वापस से इन चीज़ों को चलाने वाला है ताकि जो है अपने सेक्टर को बूस्टअप कर सके। जो ये आप कह सकते हो वाटर्स ऑफ वेम्बानद है, ये जो वेम्बनाद लेक है वहीं पर ये आपको बोट दिख रही है, जो लेक है वो वही है। देन वहाँ पर क्या होने वाला है, एक रोबस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, पहली बात तो ये देखने को मिलेगा। और जो केरला हाउस बोट इंडस्ट्री है वो वापस से ओपन हो रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी लेटेस्ट लॉकडाउन थोड़ा बहुत इसके आप कह सकते हो हम लोग को रिलैक्सेशन मिला है, तो उसकी वजह से जो टूरिस्ट और लोकल्स हैं वो वापस से यहाँ पर आने वाले हैं। एक तरीके से जो जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे उनको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, जो फुली वैक्सीनेटेड होंगे उनको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा 50% का, जो पार्शली वैक्सीनेटेड होंगे उनको 40% यानी 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और जो है फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो लोग भी यहाँ का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर काम यही है कि वापस से चीज़ों को मेंटेन किया जा सके। इस कोविड से काफ़ी बुरी तरीके से सारे सेक्टर्स हिट हो चुके हैं, तो वापस से रिवाइव करने की पूरी कोशिश रहने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर आता है एक छोटा सा आर्टिकल, इसमें कुछ यहाँ पर ज़्यादा याद रखने लायक है नहीं। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस एन वी रमन साहब, इनका कहना यह है जजेस को क्या करना चाहिए, आप कह सकते हो फैक्ट्स वगैरह, कोई केस है तो उसके फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा देखना चाहिए। ठीक है, उसके ह्यूमन एस्पेक्ट की तरफ जाना चाहिए। इनके द्वारा कहना है जजिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, जजिंग करना इतना आसान है नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बोलते हुए कि जज हैं, सबसे पहली बात उनको क्या देना चाहिए, फोकस करो लॉ के ऊपर और जो केस है उसके फैक्ट्स के ऊपर जाओ, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को देखो। ठीक है, तो उसके बारे में बार बार चर्चा करिए किस तरीके से जजिंग करनी है। फिलहाल ये हमारे कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ डेफिनेटली मैं आपको बताता रहूँगा, जहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आप एक छोटा सा ओवरव्यू लेकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अभी इसमें कुछ ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो आप लोग पढ़ के इसको आगे बढ़ा दो।
जब कुछ होगा आगे तो हम लोग उसको वापस से कवर करते रहेंगे। तो ये छोटा सा आर्टिकल क्या है ना कि होता क्या है, देखो ज़्यादातर आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे एडिटोरियल्स क्रिएट हो जाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल का बेस क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग इस टाइप के पढ़ते हुए चलेंगे तो हमारा जो एडिटोरियल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आराम से चीज़ें हम लोग को समझ में भी आएंगी, हाँ इस चीज़ को कहाँ से रिलेट किया गया है। ठीक है, जो ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि वी नॉट ओनली हैव फोकस ऑन द लॉ, हम लोगों को लॉ के ऊपर ही फोकस नहीं करना है, हम लोग को केस के फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, केस के रेपरकशंस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को लेकर डिसाइड करना है, ह्यूमन एक्सपेक्ट्स के ऊपर देखना है हम लोग को, ऐसा यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। देन आते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आपको मालूम होगा जो ये बंगाल के अंदर ये पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे, काफ़ी ज़्यादा दंगे हो गए थे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा ये इलेक्शन के बाद की बात हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पर एनएचआरसी को बैठाया गया, ये सारे मुद्दे ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो अब क्या है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है इसने फ्राइडे में डायरेक्ट किया कि इसको वेस्ट बंगाल पुलिस को कि आप लोग रजिस्टर करो केस, किस में रजिस्टर करोगे केसेस, किसके रिकमेंडेशन पर, एनएचआरसी के रिकमेंडेशंस पर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिकमेंडेशन पर आप लोग केसेस वगैरह को रजिस्टर करो, ऐसा यहाँ पर बोला गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लेकिन इस आर्टिकल में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। या आप लोग जाकर अपना जो लक्ष्मीकांत की बुक है वहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, तो इसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएस पेपर 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा, वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो। नाउ जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया का, ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आपको कहीं पर भी मिलती हैं तो उसको अच्छे से कवर कर लिया करो, क्योंकि आपके सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट है स्टैट्यूटरी बॉडीज़। जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ठीक है, तो जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो उसको कवर करना ही करना है, क्योंकि हमारा सिलेबस बोलता है। नाउ एनएचआरसी जो इंडिया का है, ये एक आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। और कौन से प्रोविजन के थ्रू, एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेकर आया गया। देन उसके बाद यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ, काफ़ी सारे बदलाव हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स बहुत सारे हो चुके हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एनएचआरसी ने अभी यहाँ पर हाल ही में सेलिब्रेट करी थी अपनी सिल्वर जुबली, यानी कि 25 साल पूरे हो चुके थे इसको 12 अक्टूबर 2018 में। तो यहाँ पर और उसी के साथ यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पे मेन काम क्या है, जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका मेन काम यही है, जो ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव के अधिकार हैं, आप हो मैं हूँ कोई भी है, हम लोग के जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन करना, उनको एक प्रोटेक्शन देना। खासकर यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि कौन कौन से राइट्स हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, तो इन सब राइट्स को एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन राइट्स क्या है बेसिकली, अगर हम लोग बात करें यूएन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैंने अभी आपको बताया कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी का मतलब है कि यानी कि जो गुलामी वगैरह है उससे यहाँ पर आज़ाद करवाना। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम ओपिनियन, आप कह सकते हो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये सारे आपको राइट्स देखने को मिलेंगे। इनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर एक एनएचआरसी बॉडी बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो कमीशन है, इस कमीशन यानी कि जो बॉडी है इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं। बेसिकली एक मल्टी मेंबर बॉडी, यहाँ पे आपको बहुत सारे मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक चेयरमैन है, 7 और मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन 7 मेंबर्स में से 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। नाउ प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है एनएचआरसी के चेयरमैन को, सिंपल सा फंडा है, याद रखना। कौन अपॉइंट करता है एनएचआरसी के चेयरमैन को, वो करते हैं प्रेसिडेंट। और जो मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी होते हैं यहाँ पे आप कह सकते हो कि उनको भी अपॉइंट किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, वो है हाई पावर्ड कमेटी, और उस हाई पावर्ड कमेटी को हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नाउ जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं एनएचआरसी के वो 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। जो मैक्सिमम एज है वो है 70 ईयर्स की। उनको हटाया जा सकता है अगर यहाँ पे प्रूव हो जाए कि हाँ वो मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर वो बंदा इनकैपेबल है अपनी ड्यूटी को करने के लिए, तो फिर उनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं तो आपको ध्यान रखना है। इस कमीशन के अंदर 5 स्पेशल डिवीजन देखने को मिलेंगे, लॉ डिवीजन, इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, पॉलिसी रिसर्च प्रोग्राम्स डिवीजन, ट्रेनिंग डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये एनएचआरसी कवर किया, ठीक है, एनआईए मैं कवर कर देता हूँ, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं वो मैं यहाँ पर कवर करता रहता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हम लोग कवर करते रहते हैं।
अब लोग कहते हैं कि उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दो। अलग से वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि चलो मैंने एनएचआरसी के ऊपर वीडियो बना दिया एक अलग से, ठीक है, बना के चलो मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं यहाँ पे आर्टिकल पढ़ लिया, मैंने आपसे क्या कहूँगा कि आप वाला वीडियो देख लो, क्या आप जाओगे वो वीडियो देखने? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वापस जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, कि एनएचआरसी हमने पढ़ा है, 3-4 बार पढ़ा है हमने, फिर से हम लोगों ने देख लिया, तो ये बार बार दिमाग में घूमने लगता है और यार फटाक से याद हो जाता है कि हाँ कब एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन मेंबर्स को अपॉइंट करता है, क्या क्या टर्म होती हैं, क्या टेन्योर होता है, सब चीज़ अच्छे से याद रहती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, सेंटर ने यहाँ पर पूछा है स्टेट से कि आप कह सकते हो उनसे कहा एक तरीके से स्टेट से कि आप लोग क्या करो, इम्पोज करो लिमिट ऑन स्टॉकिंग ऑफ पल्स, यानी कि जो ये पल्स दालें वगैरह हैं इनको स्टॉक करने के लिए यहाँ पे कुछ लिमिट्स वगैरह लगाई जाएंगी। लिमिट्स क्या है, देखो पहले लिमिट्स नहीं थी, अब यहाँ पर लिमिट्स लगाई जाएंगी। जैसे होलसेलर है, होलसेलर आप कह सकते हो कि जो आप ये कितना होल्ड कर सकता है, ये लगभग 200 टन तक यहाँ पे ये वैरायटी ऑफ पल्सेस को होल्ड कर सकता है। यहाँ पे बताया गया 200 टन से ज़्यादा यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। और जो रिटेलर है वो कितने स्टॉक को होल्ड कर सकता है, वो यहाँ पे 5 टन लगभग यहाँ पे 5 टन तक ये होल्ड कर पाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो होलसेल और रिटेलर्स के लिए यहाँ पे कुछ लिमिट्स वगैरह बताई गई हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना इसके ऊपर। देन आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। ये है हमारा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें डिस्कशन किया गया है, चाइना ने इम्प्रूव कर लिया है अपने एयर ऑपरेशंस को। अभी आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ जो चाइना है और जो है इंडिया है, दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हैं वो काफ़ी लंबे समय से चले हैं। साल 2020 पूरा ऐसे ही निकल गया, इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट्स कभी ख़त्म ही नहीं हुए। और देन उसके बाद अभी फरवरी में डिसएंगेजमेंट हुआ था लद्दाख वाले रीजन में, आपको मालूम होगा, जहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा था। अब यहाँ पे क्या है ना कि अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जो चाइना है वो अपनी साइड पर डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन चाइना क्या चाहता है कि हम इंडिया वाले अपनी तरफ जो है डेवलपमेंट ना करें। लेकिन चाइना अपनी तरफ डेवलपमेंट कर रहा है, देखो अपने एयर ऑपरेशंस को इंप्रूव कर रहा है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वो डेवलप कर चुका है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, लेकिन इंडिया को यहाँ पर ये इधर बॉर्डर की साइड पे डेवलप नहीं करने देता है। उसी की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, मेन कारण यही है डिस्प्यूट्स का, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है ना, इसमें हम लोग इंडिया चाइना के रिलेशंस को भी देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं एडिटोरियल सेक्शन पर। एडिटोरियल पर भी आपको इसमें कई आर्टिकल देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। वहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नोट्स देने वाला हूँ, एक तरीके से पिन नोट्स, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, मतलब वो लाइफ टाइम हेल्प करने वाले हैं। वो क्या है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अच्छा हमने इसको डिस्कस करा था, जो अभी ये ड्रोन्स वगैरह के अटैक हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसका एम यही था, जो इंडियन एयरफोर्स का एसेट है उसको अटैक करना, यहाँ पर यही मेन काम था। एक तरीके से नुकसान पहुँचाने का काम तो पूरी तरह से था, लेकिन हालांकि अच्छी बात है कि कोई नुकसान इतना हुआ नहीं है, लेकिन ये भी है कि हमारे 2 जो हैं जवान वो थोड़े बहुत इंजर्ड हुए हैं, जो कि ये भी काफ़ी बड़ी बात है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें डिस्कशन किया गया, डेनमार्क ने यहाँ पर स्टेप उठा लिया है कि वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्रोवाइड करवाएगा भूटान को। भूटान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि भूटान के अंदर कोविड के केसेस वापस से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको मालूम होगा भूटान की पॉपुलेशन भी इतनी कम है, और प्लस वहाँ पे ज़्यादा केसेस बढ़ना खतरे से खाली नहीं रहेगा। एक टाइम पे भूटान के अंदर कोई भी केसेस नहीं था, देन उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर डेथ भी एक ही हुई थी कोविड की वजह से, लेकिन अब जो है केसेस थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर भूटान चाहे इंडिया से हेल्प लेना, लेकिन इंडिया यहाँ पे अभी मजबूरन हेल्प इतनी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी अपनी कंट्री के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ भी जो पैंडेमिक है इसके सिचुएशन काफ़ी अच्छे हैं नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या है कि अभी आज के टाइम पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन चाहिए, तो उसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा की गई है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो जो ये भूटान है इसको ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मिल रही है, ये दे रहा है डेनमार्क। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये आपको देखने को मिल पाएगी, और जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई है क्या चल रही है, इंडिया क्या नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे फिलहाल जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम ड्रोक का भी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद आज का आर्टिकल ये है आज का अपना थंबनेल भी देखा होगा इसके ऊपर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया, एक तरीके से बुलावा दिया यामी गौतम को इन फेमा केस। अब ये जो फेमा केस है ये क्या है, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। और बेसिकली जो केस है ये भी यहाँ पर फॉरेक्स वायलेशन का केस है। बोला ये क्या है कि देखो इनके अकाउंट के अंदर खासकर कम से कम 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ यहाँ पे रिसीव करे गए इनके बैंक अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर उसी को लेकर ये चर्चा करी गई है, उसी के ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये अपीयर होने वाली हैं वापस से 7 जुलाई को। तो ये अब समझ लो ये जो है आर्टिकल ये न्यूज़ में रहने वाला है काफ़ी लंबे समय से।
द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की यही खास बात देखने को मिलती है, एक आर्टिकल मिल जाता है, दबा के पब्लिश करते हैं, 7-8 दिन तक यहाँ पे लगातार पब्लिश करे जाते हैं। अब यहाँ पर यही इसी का हाल भी होने वाला है। अब जो ये भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिश किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। यहाँ पर आप कह सकते हो आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बॉडी, और जो है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोग जब अपना इंडियन इकॉनमी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। साथ साथ पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। नाउ ये क्या है बेसिकली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो चलो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, अभी आपको मालूम होगा मैंने बहुत सारे नोट्स वगैरह नीचे की साइड दिखाए थे, ठीक है, वो सब आपको न्यूज़पेपर के पीडीएफ में मिल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को ये न्यूज़पेपर के पीडीएफ में नोट्स नहीं मिलते हैं, एक तरीके से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, वो ओपन नहीं होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन ये भी है, टेलीग्राम पर जाना, उनको दूसरा चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स करके आपको वो चैनल मिल जाएगा। तो आपको ये दोनों ही चैनल ज्वाइन कर लेना है। जितनी भी नोटिफिकेशंस वो आपको इस वाले चैनल पर मिल जाती हैं, न्यूज़पेपर का पीडीएफ है वो आपको इस वाले चैनल पर मिल जाता है। इसको भी जाकर ज़रूर ज्वाइन करा करो, क्योंकि यहाँ पर देखो होता क्या है ना, यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं आती है, तो सारी नोटिफिकेशन आपको इस वाले चैनल पर मिल जाती है। देन उसका नोट्स वाले चैनल पर आपको सारे के सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो अभी हुआ क्या है ना कि जो मैं नोट्स वगैरह है वो यहाँ पर पिन करना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे मैंने नोट्स पिन नहीं करे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पीडीएफ दूंगा तो उसके अंदर नोट्स डाल दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईडी के बारे में, यह है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये एक आप कह सकते हो टॉपिक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको पढ़ना क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ईडी के ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस को पढ़ना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट इशू चल रहा है वो पढ़ना है। तो कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देख ली है क्या चल रहा है। नाउ ईडी के बारे में क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम आपको ये देखने को मिलेगा, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है और साथ ही साथ जो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, इन दोनों लॉज को ये इम्प्लीमेंट करता हुआ नजर आता है। जो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये अभी आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा, जिसके तौर पर यहाँ पर ईडी ने समन किया, ईडी ने बुलाया यामी गौतम को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, सिंपल सा ध्यान रखना है, दो लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। इतिहास के बारे में बात करें तो ये जो डायरेक्टरेट है इसको लाया गया था 1 मई 1956 में, और यहाँ पर पहले इसको एनफोर्समेंट यूनिट बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका जो नाम है वो बदला गया, इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया 1957 के अंदर। और पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आता था, लेकिन अब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है, फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। पावर्स की बात करें तो ये दो लॉज को इंप्लीमेंट करता है, खासकर फेमा और पीएमएलए को। मैंने भी आपको बताया था, फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देन उसके बाद पीएमएलए आपको ये देखने को मिल पाएगा, जो है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट करके यहाँ पर आपको ये देखने को मिल पाएगा। तो इन दोनों को यहाँ पर ये आप कह सकते हो लागू वगैरह करने का काम करता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सिंपल सा वो फंडा, यानी कि जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो इन सब चीज़ों को रोकने का यहाँ पर काम करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स देखने को मिल पाते हैं, जैसे कि कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस ऑफिसर्स और एटसेट्रा लगा पड़ा है, मतलब और ही बहुत सारे ऑफिसर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। फंक्शंस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया। अब फंक्शंस में एक और यहाँ पे इनका काम ये देखने को मिलता है, जैसे कि फजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, मतलब कि जो भी पैसा लेके कंट्री से भाग जाते हैं, ठीक है। आपके जैसे कि बड़े बड़े एग्जांपल आपको मालूम हो गए, विजय माल्या, नीरव मोदी, तो उनको भी हैंडल करता है। साथ ही साथ जो स्मगलिंग वगैरह होती है उनको भी यहाँ पर यह हैंडल करता हुआ नजर आता है, स्मगलिंग के अगेंस्ट में यहाँ पे स्टेप्स उठाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। नाउ चलते हैं न्यूज़पेपर पर, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 10 के ऊपर। पूरा वैक्सीन से भरा हुआ पेज है मतलब वैक्सीन से रिलेटेड सारी न्यूज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल ये देखने को मिल पाएगा जिसमें ये बोला गया है कि जॉनसन एंड जॉनसन जो ये वैक्सीन है वो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रहा है अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट जो है एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है, जो कि इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और इसको जो डेल्टा नाम है वो जरा किसने दिया है नीचे कमेंट सेक्शन बताओ, ठीक है। जो डेल्टा नाम है या फिर किसी अभी कह सकते हो आप, किसी भी वेरिएंट को अगर नाम जो दिया जाता है वो
कौन देता है, तो आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर क्या है कि वो एंटीबॉडीज क्रिएट कर रहा है, यानी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, मतलब कि जॉनसन एंड जॉनसन काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बहुत सारी वैक्सीन फेल हो चुकी हैं इस डेल्टा वेरिएंट को टैकल करने में। और इनफैक्ट यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट का जो इन्फेक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है, 6% देखने को मिलता है। मतलब कि एक व्यक्ति को अगर ये डेल्टा वेरिएंट अफेक्ट करता है तो ये 6 लोगों को और फैला सकता है। तो ऐसी यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आता है पेज नंबर, ये जो दोनों पेज हैं ये पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट से भरे पड़े हैं, किसी काम के नहीं है, छोड़ सकते हो उसको। देन आता है पेज नंबर 13 के ऊपर। अब आती है एक इंटरेस्टिंग न्यूज़, वो ये है इजराइल स्ट्राइक्स हमास साइट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपको मालूम होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफ़ी लंबे से ये डिस्प्यूट चल रहा है, और अभी 11 दिन का ये वॉर हुआ था। उसके बाद यानी 11 दिन का जो ये वॉर हुआ, उसके बाद युद्ध विराम लगा, देन उसके बाद भी लगभग 3 बार इनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है। अब ये जो तीसरी बार फिर से, जो अभी थर्सडे की रात है, थर्सडे की रातों रात में इजराइल ने वापस से बॉम्बार्डिंग कर दी है हमास के ऊपर, ठीक है, हमास साइट के ऊपर। तो आपको ये देखने को मिलेगा हमास साइट जो कि गाज़ा में आपको देखने को मिलेगी, और गाज़ा में फिलिस्तीनियंस भी ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब देखो बोला ये जा रहा है कि रिपोर्ट्स ये बताती हैं पहले क्या हुआ था, पहले यहाँ पर क्या करा था, गाज़ा में हमास की साइड से इंसिडरी बलून्स छोड़े गए थे। इंसिडरी बलून्स जो होते हैं ये इजराइल की साइड पे छोड़े गए थे, और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे इजराइल ने यहाँ पे ये सारे अटैक करे हैं। क्वेश्चन ये है कि इंसिडरी बलून्स क्या होते हैं। इंसिडरी बलून्स मतलब ये इस तरीके से गुब्बारे होते हैं, इसके अंदर बॉम्ब्स लगा दिए जाते हैं, और ये जो है हवा के माध्यम से उड़ते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है ना, क्योंकि आपको हमास जो ये गाज़ा पट्टी है, गाज़ा पट्टी से पीछे मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी से हवा जो है इधर की साइड चलती है आगे। अब इनको पता ही है, हमास को पता है कि यहाँ हवा बिल्कुल सामने चलती है, तो इन्होंने यहाँ पे ये गुब्बारे वगैरह, इसमें बॉम्ब्स वगैरह बांध दी जाता है, जिसको इंसिडरी बलून्स बोला जाता है, और फिर इनको छोड़ दिया जाता है। तो हवा के माध्यम से आगे आते आते यहाँ पे इजराइल देखने को मिलेगा, इजराइल के ऊपर आते रहते हैं, ठीक है। अब मतलब 2 ढाई 3 घंटे बाद जो है वो गुब्बारे फूट जाते हैं। अब फूट जाएंगे तो वहीं पर वो बॉम्ब गिरेगा, वहीं पर वो धमाका देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या है कि धमाका कहीं भी हो सकता है, इससे नुकसान इजराइल के आम नागरिकों को ही होगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इजराइल में 1-2 फील्ड के अंदर आग लगी है, तो उसी वजह से, उसी के रिस्पॉन्स में इजराइल ने भी स्ट्राइक कर दिया हमास के ऊपर। देन नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है लगभग 20 साल बाद यूएस जो है, यूएस के ट्रूप एग्जैक्टली एग्जिट कर चुके हैं अफगान के मेन बेस से। अब यहाँ पे यूएस जो है अपने आर्मी को निकालता हुआ नजर आ रहा है अफगानिस्तान से, और 11 सितंबर जो है ये लास्ट डेट है। 11 सितंबर तक जो है सारे के सारे आर्मी पर्सनल्स को, जो ये ट्रूप्स हैं, वो यूएस बाहर निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा, और जो है उसके बाद देखेंगे हम लोग बहुत सारा बवाल क्रिएट होने वाला है अफगानिस्तान के अंदर। किस किस के बीच में, अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। आने वाले टाइम पे 2-4 आर्टिकल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कवर होने वाले हैं, जैसे कि अफगानिस्तान के बारे में कवर होगा। इजराइल फिलिस्तीन काफ़ी समय से न्यूज़ में है, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारे इंसिडेंट्स क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको इसके बारे में ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आता है पेज नंबर 14, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स को कवर करेंगे। इस आर्टिकल में बात करी गई है कि अब यहाँ पे जो इंडिया है वो कंसेंसस को देखने वाला है अक्टूबर तक। अब क्या है, ये G20 ग्लोबल टैक्स डील आया है। आपको मालूम होगा ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स, यानी कि जो कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं एक तरीके से वो टैक्स पे करती हैं, ठीक है। होता क्या है, बहुत सारी कंट्रीज जो है इस टैक्स रेट को कम कर देती हैं। अब क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज इस टैक्स रेट को थोड़ा सा ज़्यादा रखती हैं ताकि उनका रेवेन्यू जनरेट हो जाए। लेकिन आपको मालूम होगा जहाँ पे आपको टैक्स कम देना है आप वहीं पर भागोगे। कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे जहाँ पे कम देना होगा ये उस वाली कंट्री के अंदर भागेंगे। हालांकि यूएस वगैरह हो गया ये सब ज़्यादा टैक्स लेते हैं, तो फिर यूएस को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे आइडिया लेकर आया गया कि भाई अब जो ये मिनिमम टैक्स डील है कम से कम 15% तो होगा। 15% से टैक्स आप कम नहीं कर सकते। अब क्या होगा, 15% तो यहाँ भी देना है, और इतना ही लगभग इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ भी देना होगा। तो क्या होगा, वो यहाँ पे आना पसंद करेगी। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं, और 15% तक इसको मिनिमम रेट रखा गया है। अब आने वाले टाइम पे देखेंगे ये चीज़ें इंप्लीमेंट कैसे होती हैं। क्वेश्चन ये है कि ये G20 क्या है, ठीक है। G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही सिंपल सा एक पिक्चर आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा सा पिक्चर है ये, यहाँ पे आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओगे। G7, G8, G20 बहुत सुना होगा आप लोगों ने।
तो आपको ध्यान रखना है G7 के अंदर ये 7 कंट्रीज़ हैं, G8 के अंदर इन 7 में प्लस आप रशिया 8 मिला दोगे तो 8 हो जाएंगी। फिलहाल G8 का सिस्टम खत्म हो चुका है क्योंकि रशिया को बाहर निकाल दिया यहाँ से। और G20 के अंदर आपको ये सारी की सारी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है, मतलब G7 भी वाली भी सारी और साथ ही साथ G20 और बाकी जो अलग से हैं ये वाली भी सारी। इंडिया G20 का पार्ट है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। और G7 के अंदर कौन कौन सी आती हैं? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। G8 के अंदर रशिया आता है। G20 के अंदर आप लोग देख पाओगे तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। और साथ ही साथ ये रशिया, जर्मनी, ये सब मिला के हो जाते हैं G20। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रशिया को बाहर निकाला था G8 से, ठीक है, बाहर निकालने के बाद ये G7 बना था। G8 से बाहर निकालने का पीछे का रीज़न क्या है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या रीज़न था उसके पीछे का, कौन से ईयर में रशिया को बाहर निकाला गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब क्या है, एक और छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे ये बोलता है फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा बढ़ गया है लगभग $5 बिलियन से, यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। लगभग यहाँ पर हुआ क्या है कि आज के टाइम पर जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो बढ़कर हो चुका है $609 बिलियन। तो मतलब $5 बिलियन यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक टाइम पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन अब जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है। फॉरेन रिजर्व का मतलब है फॉरेन कंट्री का जो पैसा है, खासकर डॉलर्स जो है हमारे पास कितने रिजर्व में है। अब क्या होता है एग्जैक्टली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फॉरेक्स रिजर्व्स भी बोला जाता है, एफएक्स रिजर्व्स भी बोला जाता है, जो कि एक रिजर्व्स एसेट आपको देखने को मिलेगा जो कंट्री की सेंट्रल बैंक है वो अपने पास रख सकती है, और साथ ही साथ उस रिजर्व का खर्चा वगैरह भी आराम से किया जा सकता है। कंपोनेंट्स की बात करें इस पैसे में, ये क्या पैसा ही होता है या और कुछ भी होता है? तो इस रिजर्व के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर फॉरेन करेंसी एसेट होता है, खासकर बात करें यूएस डॉलर्स हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, और आपका देखो जापानीज येन हो गए। तो ये सारे रिजर्व्स रखे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है ये सारी चीज़ें रखती है। उसके बाद पैसे के बाद दूसरी चीज़ रिजर्व के फॉर्म में रखी जा सकती है गोल्ड, सोने को रखा जा सकता है। गोल्ड के बाद यहाँ पे दो चीज़ें और रखी जाती हैं, वो क्या है? एसडीआर, जो ये रिजर्व है ये करेंसी होती है विद इंडियन मॉनेटरी फंड। उसके बाद आरटीपी यानी कि रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ये भी यहाँ पर एक तरीके से रिजर्व कैपिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन चीज़ों में फॉरेन रिजर्व को रखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादातर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यूएस डॉलर्स के अंदर ही देखने को मिलता है, क्योंकि यूएस डॉलर अपने आप में एक बहुत ऊंचे लेवल की ये करेंसी देखी जाती है। और इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये कौन गवर्न करता है? इसको गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कौन से एक्ट के अंडर में गवर्न किया जाता है? तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में इसको गवर्न किया जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आरबीआई जो है इसको मेंटेन करता है। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नौ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पर पहला आर्टिकल बात करता है अनजस्ट ग्रीन के बारे में। अब क्या है ये देखो, विवाद मतलब ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये विवाद आपको मालूम होगा, कल भी मैंने इसके बारे में समझाया था। हुआ क्या था कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको 27 कंट्री देखने को मिल पाएंगे। वो 27 कंट्री ने क्या करा, अपना ग्रीन पास लागू कर दिया, और इसमें बोला कि हम लोग उन्हीं ट्रैवलर्स को अलाउ करेंगे जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से वाली वैक्सीन लगा रखी होंगी। एक तरीके से मतलब कि जो वैक्सीन्स जैसे लगा रखी होंगी, कौन कौन सी? जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मोडेर्ना और एस्ट्राजेनेका। यहाँ पर ना ही कोवैक्सीन का नाम है ना ही कोविशील्ड का नाम है, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये बोला अगर जिसने भी इंडियन वैक्सीन लगा रखी होगी उसको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी भी ट्रैवलर को। तो यहाँ पर ये था यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट। अब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने एक जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया ने बोला चलो सही है ना, बिल्कुल ऐसा ही करो। अब इंडिया भी जो है उन लोगों को, खासकर उन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के ट्रैवलर्स को अलाउ नहीं करेगा इंडिया के अंदर जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन को रिकग्नाइज नहीं किया है, ठीक है, या फिर वो जॉब नहीं लिए हैं। तो फिर उन लोगों को हम नहीं अलाउ करने वाले। इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया, हिसाब बराबर। लेकिन हुआ क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये लाइन पर आए काफ़ी सारी कंट्रीज़, लगभग 9 कंट्री आ चुकी है लाइन पर। उन्होंने क्या बोला है कि देखो हम लोग रिकग्नाइज करेंगे इंडिया की वैक्सीन को भी, ठीक है। और वो 9 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वो हैं ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड जो कि एक यू का मेंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हाँ इन लोगों ने जो है रिकग्नाइज़ किया, इन्होंने बोला कि हम लोग चलो रिकग्नाइज़ करेंगे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे रिकग्नाइज़ कर लिया है। और यहाँ पर अब जो है जो भी लोग कोवैक्सीन या कोविशील्ड है तो उसका इस्तेमाल करके वो ट्रैवल कर सकते हैं। खासकर कोविशील्ड की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट चला था, तो डिस्प्यूट के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या था ये एग्जैक्टली सिचुएशन। देन उसके बाद यहाँ पर ये क्या हुआ है, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, वही मामला याद रखना।
ठीक है, अब आप कह सकते हो एग्जाम के लिए यहाँ पर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं निकल कर आएगा हमारे लिए। ओके, अब उसके बाद एक और आर्टिकल आता है, वो ये है नेट लॉस के बारे में डिस्कशन किया गया है। नेट लॉस मतलब सेंटर मस्ट प्रोवाइड इंटरनेट लिंक्स टू ऑल स्कूल्स एंड एन एसेंशियल सर्विस। मतलब क्या है इसका, अभी हमने कल एक आर्टिकल पढ़ा था पेज नंबर 1 के ऊपर, आपको मालूम होगा कि एक डेटा आया है, और डेटा पब्लिश क्या है किसके द्वारा, UDISE के द्वारा, जो कि आप देख रहे होंगे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस के द्वारा ये डेटा पब्लिश करा गया। और इन्होंने बताया कि 30% से भी कम स्कूल्स के पास कंप्यूटर्स हैं इंडिया के अंदर, और लगभग 22% स्कूल्स के पास ही इंटरनेट है, और बाकी सब का यहाँ पर कोई भी आप कह सकते हो ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बात कर रहे हैं हम लोग डिजिटल एजुकेशन की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और उसी को लेकर बोला गया है कि भाई सबसे पहले तो आपको इंटरनेट लिंक देना पड़ेगा इन सारे स्कूल्स में जहाँ पर ये सारी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया जो 22% है स्कूल्स कंट्री के अंदर, वहीं पर आपको इंटरनेट एक्सेस देखने को मिलेगा, बाकी सारी जगह पर आपको ये कुछ भी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ये चीज़ें बताई गई। और ये जो सारा डेटा ये UDIC ने पब्लिश किया, और उसके बाद यहाँ पर ये जो डेटा पब्लिश किया गया है ये कहाँ से लिया गया, लगभग 15 लाख स्कूल्स को यहाँ पे एक तरीके से मॉनिटर किया गया है पूरे देश भर में। देन उसके बाद जो है यहाँ पर ये डेटा लेकर आया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, और ये आप लोग अपने एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, खासकर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। GS पेपर 1 में भी इस्तेमाल कर सकते हो, GS पेपर 2 में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात ये हो रही है कि सेंटर को आज के टाइम पर, सरकार को अपने सारे ऑप्शंस को थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, एक्सप्लोर करके चलना पड़ेगा। खासकर ब्रॉडबैंड मिशन हो गया, या फिर BSNL नेटवर्क हो गया, या कुछ और अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करवा सके स्कूल्स के अंदर, एक फैसिलिटी मिल सके और लोगों को जो है यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं कि देखो आज के टाइम पर काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ग्रो करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रूरल पावर सोल्यूशन के बारे में। इवन अदर स्टेट्स कैन एमुलेट, मतलब क्या है, राजस्थान आज के टाइम पर बढ़िया कर रहा है, तो राजस्थान के अलावा जो है आप कह सकते हो बहुत सारी स्टेट्स वगैरह हैं वो भी आराम से ग्रो कर सकती हैं, अपनी एनर्जी सेक्टर को ग्रो कर सकती हैं। आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे हमारा यही गोल है कि हम लोग क्लीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें, खासकर सोलर एनर्जी को हम लोग ज़्यादा से जनरेट कर सकें, सूर्य की एनर्जी का हम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पे क्या है, राजस्थान का एक आप कह सकते हो कि रिसेंट रूलिंग है, राजस्थान का पावर रेगुलेटर है, इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है कि देखो और भी स्टेट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर पावर्स का। अब जो ये राजस्थान इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन है जिसको RERC बोला जाता है, इन्होंने ऑर्डर किया है आप कह सकते हो स्टेट की 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, यानी कि राजस्थान की 3 कंपनी हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वर्क करती हैं। वो कौन कौन सी हैं, जयपुर हो गया, अजमेर में हो गया, और जो है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। अब यहाँ पे इनसे बोला गया कि आप लोगों को सोलराइज़ करना है पब्लिक स्कूल्स को, यानी कि जहाँ ऐसे पब्लिक स्कूल्स जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर सोलर पैनल्स वगैरह लगा दो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर पाएंगे, और उसी के साथ यहाँ पर ये पोटेंशियल भी इसका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल पाएगा। लगभग इसके अंदर ये पोटेंशियल है, लगभग 1500 सरकारी स्कूल को यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि ग्रो किया जा सकता है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जा सकती है बाय यूजिंग द सोलर पैनल्स, और इस सोलर एनर्जी के माध्यम से हम लोग ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया, और बहुत सारे रिमोट एरियाज़ आपको देखने को मिल पाएंगे, उनकी जो छतें वगैरह हैं वहाँ पे सोलर पैनल्स लगा दो, और उन सोलर पैनल से लगभग जनरेट हो सकती है एनर्जी 15 मेगावाट्स ऑफ पावर की, जो कि काफ़ी है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी सजेस्ट किया है बैटरीज वगैरह को इंस्टॉल करो ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पावर को स्टोर करके रख पाओ। और एजुकेशन के अलावा स्कूल्स का दूसरी पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि कोविड-19 में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है अभी आप कह सकते हो आइसोलेशन रूम के लिए। उसके बाद यहाँ पे कोई फ्लड वगैरह आती है तो वहाँ पर स्कूल्स के अंदर बच्चों को रखा जा सकता है, और भी लोगों को रखा जा सकता है, या कोई वेदर कंडीशंस की वजह से। तो इन सब चीज़ों की वजह से, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्शन वगैरह सीजन में यहाँ पे पोलिंग स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके लिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए ना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, और जो है और ज़्यादा यहाँ पे हम लोग कह सकते हो कि सोलर पैनल्स का एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, और क्लीन एनर्जी को लेकर यहाँ पे बात करी गई है। खासकर जो ये RERC है वही सेम जो कि अभी मैंने बताया था, राजस्थान इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन है, इसने डायरेक्ट किया राजस्थान के क्लैश ट्रैप्ड डिस्कॉम को कि देखो आपको क्या करना है, एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग की, ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा सोलराइज़ किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोलर एनर्जी को जनरेट किया जा सके। और उसके बाद टारगेट भी यहाँ पे अचीव किया है। लगभग 2019 में राजस्थान ने अपना खुद का एक एम्बिशियस टारगेट है, लगभग आप कह सकते हो ये इन्होंने बोला है कि हम लोग 30 गीगावाट तक की एनर्जी को जनरेट करेंगे 2025 तक। लेकिन ये जो एनर्जी है ये बहुत ही प्योर क्लीन एनर्जी होने वाली है, दैट इज़ सोलर एनर्जी।
और आज के टाइम पर इनकी जो कैपेसिटी है वो है 5 गीगावाट की, मतलब काफ़ी पीछे चल रहे हैं। जो स्टेट है उसको लगभग 7 गीगावाट हर साल जो है लगाना पड़ेगा, हर साल इतनी एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, तब ये अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि पॉसिबल सी नज़र नहीं आ रही हैं। तो लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अब इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट चाहिए और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन चाहिए काफ़ी भारी मात्रा में, और उसके बाद जो है इन सोलर एनर्जीज़ को थोड़े हम लोग इसके ऊपर वर्क थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो राजस्थान है ये इंडिया का एक लार्जेस्ट स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो लैंड मास में बात करें और साथ ही साथ जो है पॉपुलेटेड ट्रैक्ट अवेलेबल, बहुत सारे सोलर पार्क्स वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी बेहतरीन जगह भी यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन ये है, अब आपको ये सर्च करके बताना है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कौन सा है और कहाँ पर वो स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क। उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है कि देखो यार, अब क्या है कि अब हम लोग और क्या कहीं पर और भी बहुत सारी जगह पर जो है सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई हेल्थ केयर सेंटर हो गए उसकी छत पर लगा दो, पंचायत ऑफिस की छत पर लगा दो, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, सभी जगह पर हम लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके क्लीन एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे पोल्यूशन भी ना हो। ठीक है, एक तरीके से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसके पीछे यहाँ पे क्या लागत लगती है आपको मालूम होगा, भर भर के पानी और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तब जाके वो टरबाइन घूमता है, दम जाके वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो उसके पीछे भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा आप कह सकते हो एग्जाम्पल दिया गया है राजस्थान के द्वारा कि इन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी सारे स्टेट्स भी जो है इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक क्लीन एनर्जी के ऊपर वर्क करें, डायरेक्टली जो है सूर्य की एनर्जी से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकें। तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टेप है, ये अपने आप एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो। खासकर मेंस आंसर राइटिंग में आपको इसका पूरा का पूरा आप कह सकते हो बेनिफिट मिलने वाला है, और एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। बात करी गई है चाइना के बारे में। आपको मालूम होगा चाइना ने अभी 100वां अपना 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है कि इसकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो फाउंडेशन हुआ था वो 100 साल पहले हुआ था, तो उसको सेलिब्रेट किया गया है। देन उसी के साथ यहाँ पे बोला गया इंडिया और चाइना के क्लैशेस के बारे में। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए आए हैं, और काफ़ी आज के टाइम पर भी आप देख पाओगे काफ़ी दूरी है दोनों के बीच में। गलवान क्लैश हुआ था, तो गलवान क्लैश के बारे में डिस्कशन किया गया। जून के बीच में गलवान क्लैश काफ़ी ज़्यादा हाइयर पहुँच गया। इनफैक्ट जो है हमारे 20 जवान की शहीद भी हो गए उसी बीच में। ठीक है, चाइनीज़ के भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। तो ये सारी चीज़ें ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिली है। देन उसके बाद वहाँ से डिसएंगेजमेंट भी किया गया है, लेकिन अब क्या है चाइना वापस से अपने नए मिलिशिया यूनिट्स को फैलाता हुआ नज़र आ रहा है, खासकर ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है, जो चाइना और इंडिया के डिस्प्यूट हैं ये आपको अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पर खासकर वहाँ देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे अक्साई चीन वाला एरिया है। ठीक है, जो कि चाइना ने कब्जा कर रखा है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल पाती हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई। देन उसके बाद यहाँ पर बोला यह गया जो अभी दुनिया भर में यहाँ पे कंसर्न दिखाया जाता है चाइना को लेकर, दुनिया भर में आप कह सकते हो चाइना को टारगेट किया जाता है। अभी यहाँ पर आपको मालूम होगा पिछले महीने G7 और जो नॉर्थ अटलांटिक है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि G7 क्या है वो भी मैंने अभी आपको बताया था। जो नेटो है, अब ये नेटो क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, काफ़ी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, नोट्स वगैरह ऑलरेडी दे चुका हूँ नेटो के बारे में। अब ये बताओ नेटो कब फाउंड किया गया था और मेन पर्पज़ क्या था नेटो को फाउंड करने का। ठीक है, शायद मैं एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। नाउ क्या है कि अब यहाँ पर G7 और नेटो के बीच में अभी डिस्कशन किया गया। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया चाइना को कि इसके मिलिट्री एम्बिशंस की वजह से। चाइना को हर किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि चाइना ने हरकतें ऐसी करी हैं। खासकर उइगुर मुस्लिम्स की बात करें तो चाइना के अंदर जो जिंजियांग वाला रीजन है वहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स को ये बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। उसके बाद ईस्ट चाइना सी के बारे में बात करें या साउथ चाइना सी के बारे में बात करें तो वहाँ पर चाइना अपना दबदबा बना जाना चाहता है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इसके डिस्प्यूट हमेशा से क्रिएट रहते हैं, उसी को लेकर दुनिया भर में कंसर्न रहता है। उसके साथ साथ हांगकांग को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट रहते हैं। तो दुनिया जो है अपनी चिंता दिखाती है चाइना को लेकर, ये यहाँ पे बोला गया है। देन उसके बाद यहाँ पे पास्ट को लेकर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से आगे जो है आपको कुछ खुद रीड करना है। वो क्या है ये आप देख रहे हो, ये जो पिन नोट्स हैं बिल्कुल सेम नोट्स मैंने उस टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दिए हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स। यहाँ से आप लोग इंडिया और चाइना के रिलेशंस देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग आगे यहाँ मत जाओ, यहाँ पढ़ो, ये आपको बेनिफिट देने वाला है, आपको एग्जाम के में हेल्प करने वाला है, क्योंकि सारे एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और खासकर आपको ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल एज इट इज़ नहीं चेपना है। ठीक है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू एक बार पढ़ लो, ऑथेंटिक है या नहीं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस्तेमाल जहाँ जहाँ कर सकते हो सिर्फ उन लाइन के ऊपर फोकस करना, बाकी चीज़ों को आप आराम से स्किप कर सकते हो क्योंकि हमें वो इस्तेमाल नहीं करना है। और सभी के लिए लिखा गया है एडिटोरियल, ये नहीं है कि हमारे एस्पिरेंट्स के लिए लिखा गया है, सभी के लिए लिखा गया है। तो हमें फोकस करना है अपने एग्जाम से जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर।
अब जो इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस रिलेशन को पढ़ लेना। बेसिकली यहाँ पर क्या क्या है, मैंने पूरे रिलेशन दे रखे हैं, यानी कि 1950 से लेकर 1950 से लेकर 2021 तक के सारे रिलेशन हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशन जब एस्टेब्लिश हुए थे 1950 में, उसके बाद 1955 में कोई मीटिंग हुई है, 62 में कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, रिलेशंस कहाँ पे बढ़े हैं, रिलेशंस कहाँ पे कम हुए हैं, ठीक है, एक तरीके से कहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसके बाद कहाँ कहाँ पर मीटिंग हुई है, कहाँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। इसको एक बार आप लोग रीडअप कर लेना, ठीक है, नहीं तो इसको बारे में वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी पढ़ूंगा वही सेम चीज़ें पढ़ूंगा, वही आपको भी पढ़नी है, ठीक है। थोड़ी सी रीडिंग हैबिट बना ही लो। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर लेना। जैसे कि आप कह सकते हो कि 1962 में जो ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, ये आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो इसको इफेक्ट वगैरह पड़े बायलैटरल रिलेशंस पर। 1962 में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था, आपको मालूम होगा। 1976 में यहाँ पर चाइना और इंडिया ने वापस अपने रिलेशंस को रिस्टोर कर लिया था। 1988 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वो चाइना में विजिट करे थे, ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया, फिर रिलेशंस को मेंटेन किया गया। 1992 में इंडियन प्रेसिडेंट थे आर वेंकटराम, तो यहाँ पर इन्होंने विजिट किया चाइना में। 1996 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे जियांग जेनिंग, इन्होंने यहाँ पर विजिट किया इंडिया में। तो यहाँ पर उसी को लेकर बातचीत करी गई है कि किस तरीके से ये सारी विजिट करे हैं और कैसे रिलेशंस हैं। सारे नोट्स मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं उस चैनल पर भी और यहाँ पर भी, आराम से पढ़ लेना। इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू एंड जय हिंद।